हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी बंद दरोगा की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही हैं। और उसमें हमारा फोर्थ टेस्ट जो कि बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट था, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे लेना था। ठीक है। और चूंकि आज ईद का भी दिन था, ठीक है, छुट्टी भी थी कोचिंग की, तो फिर मैंने सोचा कि इवनिंग में चल के क्लास आपको बना के देता हूँ। ठीक है। तो देखिएगा, जो ग्रुप में बच्चों के मैसेज आए थे, मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर इजी था या पेपर टफ था या मॉडरेट था। तो काफी बच्चों ने कहा कि पेपर मॉडरेट था। देखिए, ये जो क्वेश्चन थे ये एनसीईआरटी से डाले गए थे। ये बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट था, हर टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिए गए थे। और ये जो टेस्ट था ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, जिसमें हमने कूट वाले क्वेश्चन लिए थे, जिस ट्रेंड पे आजकल यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो आपको देख करके पता चल जाएगा अभी जब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था और किस तरीके से था। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने डिटेल में ये 100 क्वेश्चन अपने तैयार कर लिए तो आप यकीन मानिएगा कि शायद ही फिर कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका शायद एग्जाम में छूट पाए या बचे। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर लेवल मुझे नहीं लगता कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल देख करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आप में से नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि निशुल्क है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन चलती है हमारी नालंदा की जो ब्रांच है उधम सिंह नगर में, जसपुर में, वहां ऑफलाइन आपका ये टेस्ट होता है। लेकिन जो ऑनलाइन है उनको भी हम टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा देते हैं और एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर। और वो आप अगर देखना चाहते हैं ये पूरे का पूरा शेड्यूल और अपनी जो टेस्ट है हमारे जो हुए हैं उनको आप लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है उत्तराखंड नालंदा बंद दरोगा जो का ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको जो है वो जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और इस दिशा में हमारा पहला टेस्ट हो चुका है जो कि सेक्शनल था, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और 29 मार्च को हमारा टेस्ट हुआ था फुल लेंथ टेस्ट बायोलॉजी का, जिसका एक्सप्लेनेशन ये मैं आज ले रहा हूं। और फिर 1 तारीख यानी कल आपका इन्वायरमेंट का फुल लेंथ टेस्ट है। तो चूंकि 2 दिन कोचिंग ऑफ रही है, उस कारण से इस टेस्ट को हमने 1 दिन पोस्टपोन कर दिया है। ये टेस्ट अब 1 अप्रैल को ना होकर के 2 अप्रैल में होगा। ठीक है, और बाकी का सेम शेड्यूल रहेगा, आप इसके साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। चलिएगा, ठीक है, बात करते हैं और एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। देखिएगा कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन है बच्चों, और मैंने अगर हर क्वेश्चन को डिटेल में आपको करवाया तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे मानिए कि कहीं 3-4 घंटे ना चली जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास हम जितना 1-1.5 घंटे में हम जितना कवर कर पाएंगे वो करते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझा पाने की। लेकिन अगर क्वेश्चन फिर लास्ट में कुछ बचते हैं तो उसका एक सोल्यूशन ये रहेगा कि जिन जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा मैं ग्रुप में आपकी चैट खोल दूंगा, आप मुझे को उन क्वेश्चंस के मैसेज कर दीजिएगा नंबर डाल करके, और केबल में उन क्वेश्चंस पर एक डाउट क्लास जो है, डाउट सॉल्विंग क्लास बना दूंगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय हम अपना बेकार नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। आपके टेस्ट सीरीज का जो 4th टेस्ट था उसकी पहला क्वेश्चन जो था वो था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिएगा। ठीक है, और देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 आपको साइंटिस्ट दिए गए हैं और उनके द्वारा क्या क्या चीजें दी गई, कौन सी पुस्तक लिखी गई, क्या खोजा गया, वो सब दिया गया है। तो इसमें एक नाम है चार्ल्स डार्विन का। अब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चार्ल्स डार्विन को ना जाने तो बेकार है। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन का बेसिकली जो योगदान है वो ये है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसी में इन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, थ्योरी का नाम था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने कहा कि वो सब प्रजातियां, वो सब जीव जो प्रकृति के अनुकूल ढल जाते हैं वो सरवाइव करते हैं, और जो नहीं ढल पाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इस पुस्तक के जो ये पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद एक बड़ा नाम है कैरोलस लीनियस, बहुत बड़ा नाम है, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लीनियस की जो मेन बातें हैं वो आप समझने की कोशिश करिएगा। इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। एक तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन योगदान क्या रहा? सबसे पहले जीव जगत को 2 किंगडम में बांटने का काम कैरोलस लीनियस ने किया था। एक बांटा था उन्होंने पादप जगत में और एक बांटा था जंतु जगत में।
बहुत साधारण सा क्लासिफिकेशन था, जिसमें उन्होंने देखा कि भाई जो स्वपोषी है, जो ऑटोट्रॉप्स है, अपना भोजन अपने आप बना लेता है, उसको उन्होंने पादप जगत में रख दिया, और जो नहीं बनाता है उसको उन्होंने जंतु जगत में रख दिया। लेकिन हुआ क्या, जल्दी से ये क्लासिफिकेशन आपका फेल हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे जीव खोजे गए जो ना ही पादप जगत के नियमों का पालन करते थे, ना ही जंतु जगत के नियमों का पालन करते थे। तो ऐसे में आगे चलकर फिर बेहतर तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, और वो किया था आपका आर.एच. विटकर ने। ये बड़ा नाम है आर.एच. विटकर, जो आपने 5 जगत सुने होंगे: मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। यानी मोनेरा और प्रोटेस्टा, कवक यानी फंगई, पादप मतलब प्लांट, और जंतु मतलब एनिमिलिया। ये जो 5 जगत का क्लासिफिकेशन किया था, ये किया था आर.एच. विटकर ने। और आपसे पूछे 2 जगत का जो किया था, वो किया था कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने ही आपका वंश और जाति के आधार पर सबसे पहले नाम देने की पद्धति को स्टार्ट किया था, जैसे होमोसेपियंस, जैसे राना टिग्रीना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले भी आपके कैरोलस लीनियस थे। इसके अलावा एक नाम है कार्ल वॉस। इनके द्वारा भी एक 3 डोमेन सिस्टम दिया गया था, जिसमें इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को, ठीक है, आर्किया बोला था, ऐसे यूकैरियोटिक को यूकैरिया बोला था, ऐसे यू बैक्टीरिया बोला था। तो 3 इन्होंने जो है वो आपके डोमेन सिस्टम दिए थे। खैर, आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए पहले का होगा आपका तीसरा, पहले का तीसरा क्या होगा आपका, फर्स्ट का 3 ये हो सकता है, और कैरोलस लीनियस यानी बी का चौथा मतलब ये होगा, और इसका पहला यानी ये आंसर होगा इसका सी। मुझे उम्मीद है यहां से आपको शायद एक आध क्वेश्चन घूम फिर के मिल जाए। खास करके इंपॉर्टेंट है कैरोलस लीनियस और चार्ल्स डार्विन और एक आर.एच. विटकर का जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है, वो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बहुत ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, देखिए मेरे सामने मुश्किल ये है कि ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है, दोनों में जाके पढ़ूंगा। ठीक है, तो बहुत समय लग जाएगा, और हिंदी में पढ़ूंगा इंग्लिश में छोड़ूंगा, तब इंग्लिश वालों को दिक्कत, इंग्लिश में पढ़ूंगा हिंदी को छोड़ूंगा तो हिंदी वालों को दिक्कत। तो आप कोशिश करिए कि साथ में आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते चलिए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि आर.एच. विटकर द्वारा प्रयुक्त जीवधारियों के 5 जगह, जो उन्होंने 5 वर्गों में बांटा है जीव जगत को, उसके बारे में पूछा गया है कि उन्होंने किस आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु में। तो देखिए, पहला है कि उन्होंने कोशिका का यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होना, इस आधार पर उन्होंने बांटा। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने, अच्छा आपको पता होगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो अविकसित यानी अव्यवस्थित इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कंप्लीट और व्यवस्थित पूरा सिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इनमें अंतर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाई जाती है वो इन 5 जगत में से मोनेरा जगत में पाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे जीव जो कि सिंगल सेल से बने हुए थे और प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उनको, उस जगत को उन्होंने नाम दे दिया मोनेरा, और इसके अंतर्गत उन्होंने रखा जीवाणुओं को यानी बैक्टीरियाओं को। उसके अलावा के जो अगले 4 जगत थे, यानी प्रोटेस्टा, उसके अलावा आपका फंगई हो गया, और प्लांट हो गया, और जंतु हो गया, इन चारों जगत में कौन सी कोशिका मिलती है, यूकैरियोटिक कोशिका मिलती है। तो एक ये भी सही है। दूसरा, जीवों में श्रम विभाजन का स्तर होना, यानी लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि उन्होंने इस आधार पर भी डिवाइड किया जो अंग हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। बिल्कुल ये भी कि भाई किसमें जो है वो आपका एक्सटर्नल डाइजेशन है, किसमें एंडो डाइजेशन है, ये उस आधार पर भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो बी वाला भी सही होगा। तीसरा है जीवों का स्वपोषी व विषमपोषी होना। बिल्कुल ये आधार भी उन्होंने चुना था कि कौन आपका ऑटोट्रोपिक है और कौन आपका हेट्रोट्रोपिक है, यानी कौन अपने आप भोजन बनाता है, कौन दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर है। तो बेसिकली ये तीनों आधार मौजूद थे जब विटकर महोदय ने 5 जगत में वर्गीकरण किया। तो कौन कौन सा, किसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, किसमें यूकैरियोटिक है, उनके अंग किस प्रकार से काम करते हैं, और कौन स्वपोषी है, कौन विषमपोषी है। इस आधार पर विटकर महोदय ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। इससे संबंधित नोट्स भी मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करे थे, जो लोग जुड़े होंगे उनको ये पता होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला था इसका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन सा है। सबसे सरल जंतु, देखिए विटकर महोदय का जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो 5वां जगत है वो है जंतु जगत।
अब जंतु जगत में भी कई सारे आपके संघ हैं, जैसे संघ पोरीफेरा है, ठीक है, संघ सिलेंटेट्रा है, मोलस्का है, इसी प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थीज है, कई सारे हैं। तो ये पूछा हुआ है सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन सा है, यानी जो सबसे सरल है। नंबर 1 ऑप्शन है साइकन, नंबर 2 है हाइड्रा, नंबर 3 है जेलीफिश और नंबर डी है लीवर फ्लूक। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और डिटेल में इसको जो है वो खोल करके दिया भी गया है आपके सिलेबस में। तो एक स्लाइड है जहां से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। देखिए, जो जंतु जगत का सबसे पहला वर्ग है वो है संघ पोरीफेरा, ठीक है, संघ पोरीफेरा। इसके जो जीव होते हैं वो बिल्कुल साधारण से होते हैं, एक जगह चिपके रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं। इनमें छिद्र होते हैं, बहुत मतलब स्पंज के समान होते हैं, और जो इनमें छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, आपका ओस्टिया कहा जाता है। तो संघ पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो जीव एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, इनमें छिद्र पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, यानी सिमेट्रिक संरचना इनमें नहीं देखी जाती है। यह बात ध्यान रखिएगा। संघ पोरीफेरा के जो एग्जाम्पल है उसमें हम एक बात करते हैं साइकन की, साइकन, ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है यू स्पिंजिया। अब इनके सबके शरीर स्पंज के समान होता है, तो साइकन, यू स्पंजिया, तो नाम स्पंज से याद रह जाएगा। अगला है स्पंजिला और एक है यूप्लेक्टेला। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक साइकन आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से वर्ग में आता है। संघ पोरीफेरा वर्ग में, जंतु जगत का पहला वर्ग है जहां पर सबसे सिंपल जंतु पाए जाते हैं, इतने सिंपल जंतु कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते भी नहीं है। यहां पर एक बात ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जीव क्या समुद्रों में ही मिलते हैं? हाँ, समुद्रों में मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो कि आपके स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्पंजिला। स्पंजिला जो है वो आपका स्वच्छ जल में भी पाया जाता है, स्वच्छ जल में भी इसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके संघ पोरीफेरा के बारे में ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया जो इनमें छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, इस संरचना को क्या कहते हैं, हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। गति नहीं कर सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था नीन में सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन सा है। अब आप बता दीजिए कि संघ पोरीफेरा में कौन सा है आपका, तब आपको मिलेगा यहां पर क्या है, साइकन। तो इसका आंसर क्या होने वाला था आपका, साइकन होने वाला था, साइकन। अगला है हाइड्रा और जेलीफिश। जेलीफिश नाम से लग रहा होगा आपको, लेकिन ये फिश नहीं है। ये दोनों जो हैं, ये जिस वर्ग के हैं वो है सिलेंटेट्रा वर्ग, सिलेंटेट्रा वर्ग, सिलेंटेट्रा वर्ग। इस वर्ग को एक नाम से और जाना जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसे कहते हैं निडेरिया, निडेरिया फाइलम, इसे निडेरिया वर्ग की कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सिलेंटेट्रा वर्ग में जेलीफिश आता है, हाइड्रा आता है, और एक और इंपोर्टेंट जंतु जिसे हम बोलते हैं मूंगा। आपने नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण भी जिस जीव के द्वारा किया जाता है वो भी सिलेंटेट्रा वर्ग का ही होता है। तो आपको संघ पोरीफेरा ध्यान रखिएगा, और सिलेंटेट्रा वर्ग जो है उसमें 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें एक हो गया हाइड्रा, एक हो गया जेलीफिश। जेलीफिश कोई मछली नहीं है, जेलीफिश किस वर्ग में आती है, सिलेंटेट्रा वर्ग में आती है। इसके अलावा एक मूंगा, ये नाम भी आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 आपको याद रखने हैं। एक है इसमें लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक जो है वो एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है, यानी एक वर्म है, एक कृमि है, ये एक चपटे कृमि है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, आंसर होगा इसका ए, यानी साइकन, सबसे सरल। साइकन आ जाए, स्पंजिला आ जाए, यू स्पेंजिया आ जाए, यू प्लेक्टेला आ जाए, तो वो सब कैसे हैं आपके, सरल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संघ पोरीफेरा के बारे में ही अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ पोरीफेरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, ये स्थानबद्ध छिद्र युक्त होते हैं, पूर्णतः समुद्री जीव है। फिर से आप ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं कि एक ही जगह स्थानबद्ध होते हैं, अभी पढ़ाया था भाई, होते हैं, तो ये तो सही है। ये छिद्र युक्त होते हैं, मैंने अभी बताया था कि इनमें जो छिद्र होते हैं उन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ये पूर्णतः समुद्री जीव होते हैं। बात तो सही है, पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि
हर जीव आपका सागर में नहीं, मतलब खारे पानी में नहीं होता, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, स्पंजिला। स्पंजिला आपका स्वच्छ वाटर में भी सरवाइव कर सकता है। तो ये वाला जो है ये बात सही नहीं है, ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। अगला है इनमें उत्कों का अभाव होता है, इनमें टिश्यूज का अभाव होता है, ये भी सही है, बिल्कुल टिश्यूज का इनमें अभाव होता है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टिश्यूज नहीं पाए जाते जैसे अपनी बॉडी में है, ठीक है, स्किन में एपिथेलियम टिश्यूज है, अंदर कोई टिश्यूज है, अलग अलग टिश्यूज होते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है भाई। अगला है यह द्विकोरकी एवं असम्मित होते हैं, बिल्कुल भाई द्विकोरकी होते हैं और असम्मित होते हैं, यानी एसिमेट्रिक बॉडी होती है, सम्मित नहीं होते हैं, यानी कोई एक निश्चित आकार संरचना इनमें नहीं देखी जाती है। तो ये दोनों सही हैं। और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर क्या होता, इसका ए होता, ठीक है। तो संघ पोरीफेरा में, पोरीफेरा फाइलम में कौन कौन आ जाते हैं, साइकन, स्पंजिला, यूएस्पेंजिया और यूप्लेक्टेला। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला है निम्न में जोक एवं केचुए का सही वैज्ञानिक नाम क्या है भाई। आप जानते होंगे जोक का नाम आपने सुना ही होगा, जोक चिपक जाती है, गांव में होती है, ठीक है, खेत वगैरह में लोग जाते हैं, खून चूसती है। तो देखिए जोक, जोक को कहते हैं हिरुडिनेरिया, तो हिरुडिनेरिया जोक का है। केचुए का, केचुए को बोलते हैं फेरेटिमा, यानी केचुए को बोलते हैं हम लोग फेरेटिमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जोक का होगा हिरुडिनेरिया और केचुए का होगा फेरेटिमा। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। ये जो अरेक्निडा लिखा हुआ है, अरेक्निडा बेसिकली ये होती है मकड़ी, मकड़ी का नाम है अरेक्निडा। और ये जो मस्का लिखा हुआ है ये तो हो गई मक्खी, मक्खी, ठीक है। और एक लिखा हुआ है पेरीप्लेनिटा, ये किसका है भाई, ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉकरोच का, कॉकरोच, कॉकरोच। तो कॉकरोच का होता है पेरीप्लेनिटा, मस्का मक्खी का है, अरेक्निडा मकड़ी का है, हिरुडिनेरिया ये किसका है, जोक का है, और केचुआ, केचुआ जानते हो ना, ठीक है, जिन्हें किसानों का मित्र हम कहते हैं, उसका है फेरेटिमा। तो इसका आंसर क्या सही होने वाला है, आपका बी सही होने वाला है। ये 3 4 5 नाम आप देख लेना अच्छे से, ठीक है, किस किस का वैज्ञानिक नाम क्या है, एग्जाम में हो सकता है भाई पूछ ले, ठीक है। बंदरोगा के सिलेबस में शायद अलग से तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। अगला कथन, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है निम्न कथनों में कौन सा सही है भाई। पहला, ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा वर्ग में कौन से जीव आते हैं भाई, ऐसे जीव आते हैं जो कि आपके ये कीट पतंगे होते हैं। कीट पतंगे मतलब ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर, उनके मुख में, उनके उदर में, यानी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है आपका, ठीक है। और बेसिकली इसमें आते हैं आपके कीट पतंगे, जितने भी कीट पतंगे हैं जो उड़ रहे हैं वो सब किसमें आते हैं, ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। पूरा कीट वर्ग ऑर्थोपोडा वर्ग में आता है और सबसे बड़ा वर्ग है जंतु जगत का। और इन्हें जो है वो आपका भविष्य का वो भी माना जाता है कि मतलब भोजन, भविष्य का भोजन भी इनको माना जाता है, ठीक है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, बिल्कुल सही बात है भाई, ध्यान रखना। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है, इसमें पूरा कीट वर्ग आ जाता है। कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो देखिए ये बात भी सही है, एक्चुअली कीट वर्ग किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सब ऑर्थोपोडा वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग और ऑर्थोपोडा वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, ये ध्यान रखिए। बट एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो कीट वर्ग के जीव होते हैं उनकी एक खास बात होती है, ठीक है। क्या खास बात होती है कीट वर्ग की, कि उनमें कितने पैर पाए जाते हैं आपके, उनमें पाए जाते हैं आपके 6 पैर, ठीक है, 6 जोड़ी, मतलब 6 पैर उनमें जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन मकड़ी जो है, ध्यान रखिएगा, मकड़ी कीट वर्ग में शामिल नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आपसे एक आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा कीट वर्ग में नहीं आता या कौन सा जीव कीट वर्ग में नहीं आता, तो आप मकड़ी को कीट वर्ग में मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, दोनों सही है, आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है जी। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा एवं सबसे, ये कह रहा है जी जो लिविंग थिंग है उनमें सबसे बड़ी जो सेल है वो शतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है।
और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, तो बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सबसे बड़ी सेल जो है वो ऑस्ट्रीजैग है, शत्रुमुर्ग का अंडा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है एक जीवाणु जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। तो ये कथन बिल्कुल सही है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है भाई। दूसरा है कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। नहीं भाई, रॉबर्ट ब्राउन तो वो थे जिन्होंने खोज करी थी केंद्रक की, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी सेल्स में। कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे आपके? रॉबर्ट हुक थे। और जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपके ल्यूवेनहॉक थे। तो सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजी, उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो एंटोनियो डी ल्यूवेनहॉक थे, रॉबर्ट ब्राउन को नहीं। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला है थियोडोर स्वान और मैथ्यू स्लाइडेन कोशिकावाद के जनक थे। बिल्कुल सही बात है। जो कोशिका का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ सेल है, वो जंतु जगत में यानी एनिमल किंगडम में स्थापित करने का श्रेय जो दिया जाता है वो थियोडोर स्वान को दिया जाता है। और यही काम वनस्पति जगत में स्थापित करने का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? आपका मैथ्यू स्लाइडेन को दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत को जंतु जगत में किसने स्थापित किया था? थियोडोर स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को वनस्पति विज्ञान में किसने स्थापित किया था? मैथ्यू स्लाइडेन ने। यानी आंसर आपका तीसरा सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। क्वेश्चन कौन सा सही है पूछ रखा है, कौन सा कूट सही है? तो पहला और तीसरा, यानी इसका आंसर होता ए। ठीक है, आप लोगों ने ग्रुप में टेस्ट दिया होगा, कितने मार्क्स आए हैं वो आप देखिएगा। अच्छा, जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, दे रहा हूं, इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और मैं उसका अलग से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और उसको अलग से आपको समझा दूंगा। बाकी इसकी टेस्ट जो आंसर की है वो भी अभी आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप में देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। निम्न में से किसने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा है? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था भाई, ठीक है। आप इन सब लोगों से देखो परिचित होंगे। अभी मैंने आपको बताया मैथ्यू स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन्होंने कोशिकावाद को स्थापित किया, इन्होंने थ्योरी को वनस्पति जगत और जंतु जगत में स्थापित किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। और ल्यूवेनहॉक जो थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। साथ ही साथ बैक्टीरिया को खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति ल्यूवेनहॉक थे। यानी इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की और जीवित कोशिका की खोज की। वो बैक्टीरिया एक्चुअली एकल कोशिकीय था, तो वही जीवित कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या करी थी? कोशिका की खोज। ये तो वो चीजें हैं जो हम अपनी स्कूल टाइम में पढ़ लेते हैं, उसे कर लेते हैं। तो खैर इसका आंसर क्या होगा भाई? वो होगा किसने कोशिका को सर्वप्रथम देखा था? क्वेश्चन है किसने जीवित कोशिका को देखा था सबसे पहले, तब आंसर होगा इसका ल्यूवेनहॉक। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कि कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला है थियोफ्रेस्टस, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है। बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इंपोर्टेंट है, स्टाइल लगा लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अगला है वर्गीकी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, पढ़ा चुका हूं भाई, किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगला है जी विषाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो आपको पता होगा वायरस की सबसे पहले खोज जो करी थी वो इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। जो तमाकू का पौधा होता है उससे उन्होंने उसकी पत्ती से सबसे पहले टोबैको मोज़ैक वायरस को खोजा था। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहते हैं? इवानोवस्की। ये भी सही है भाई। और अगला है जीवाणु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मैंने आपको बताया था भाई, जीवित बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने करी थी? बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? एंटोनियो डी ल्यूवेनहॉक। यहां दिया हुआ है लुईस पाश्चर, यही गलत है। तो सही आंसर यहां पर क्या होना था? ल्यूवेनहॉक होना था। तो चूंकि ये सही नहीं था इसलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं के महत्व के संदर्भ में निम्न कथनों ने विचार करिएगा। भाई बैक्टीरियाओं के बारे में बात चल रही है। पहली बात तो यह है, बैक्टीरिया किस वर्ग में आते हैं? आप लोग बताइएगा। बैक्टीरिया आते हैं किस वर्ग में? मोनेरा में। मोनेरा जगत में आते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। अच्छा, वायरस किस में आते हैं?
मोनेरा में, प्रोटेस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु में? ध्यान रखना किसी में नहीं आते, क्योंकि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो कड़ी है वो है वायरस। तो क्वेश्चन है, मतलब कथन दे रखे हैं, यह अपघटक होने के कारण पर्यावरण में शुद्धिकरण में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि ये जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, ये अपघटित करते हैं चीजों को, जिसके कारण से इन्हें हम मान सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को प्यूरिफाइड कर रहे हैं। सही बात है। देखिए जितनी भी वनस्पति हैं, हमारा शरीर है, मरने के बाद में उसको डिकम्पोज, अपघटित, सूक्ष्म कणों में तोड़ना, अकार्बनिक तत्वों में तोड़ने का काम जो है वो कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं। बात तो सही है। पर्यावरण में पोषक तत्वों के चक्रण को भी सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही बात है। वनस्पतियों को न्यूट्रिशन मिलेगा, वनस्पतियों को हम खाएंगे, फिर हम लोग डेड हो जाएंगे, उसके बाद जीवाणु उसको तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे, फिर दोबारा से वनस्पतियां उसको लेंगी, ये पूरा साइकिल है, तो सही है। दूसरा, यह भोजन के सड़ने से लेकर जंतुओं, पादपों एवं मानवों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। भाई बैक्टीरियाओं से बहुत से रोग होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक टीबी है, आपने सुना होगा टीबी, और बहुत सारे हैं, माइकोबैक्टीरियम, लेप्री, ना जाने कितने जीवाणुओं से बहुत सारे रोग होते हैं। कभी कभी भूमि को बंजर भी बनाते हैं। अब यहां पे बच्चों ने फंस गए होंगे और इसको हो सकता है उन्होंने गलत मान लिया होगा, जी बंजर कैसे बना देंगे। देखिए करते हैं, जीवाणु भूमि को उपजाऊ भी बना देते हैं और बंजर भी बना देते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं आपकी मृदा में, जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया तो उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो विनाइट्रीकरण कर देते हैं, यानी जो मृदा की नाइट्रोजन है उसको वायुमंडल में निकाल देते हैं। और जब वो ऐसा करेंगे तो समस्त न्यूट्रिशन नाइट्रोजन की फॉर्म में वायुमंडल में चला जाएगा, जिससे भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ, यानी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो कथन दोनों ही सही थे भाई। ठीक है, और इसका आंसर फिर क्या होने वाला था? वी, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है, मैं एक बार ये जानना चाहूंगा आपसे कि मेरी स्पीड, क्योंकि मुझसे पहले जो क्लास ले रहे थे वो हमारे लवी सर ले रहे थे। ठीक है, और बेसिकली साइंस की क्लास वही पढ़ाएंगे भी आपको। ठीक है, वो तो ये था कि एक एनसीईआरटी वेस्ट टेस्ट था, तो मैंने सोचा कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं था जितना आप सोच रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से जीवाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी बैक्टीरिया के संदर्भ में आपको असत्य कथन चुनना है। पहला, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एवं इरिथ्रोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का निर्माण नहीं करते हैं। ये कह रहा है प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स, कि जीवाणु जो हैं वो एंटीबायोटिक नहीं बनाते हैं, उनका निर्माण नहीं होता। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो जीवाणुओं को ही मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं आपके कवक से, फंगई से। सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोगेनम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन नाम की पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह बात कहना कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक केवल कवक से बनते हैं, यह सही नहीं है, वो जीवाणुओं से भी बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि निर्माण नहीं करते हैं भाई। मैंने बताया कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन ये वो एंटीबायोटिक हैं जो जीवाणुओं से ही बनती है। दूसरा है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा कृषि हेतु मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आप बताइएगा मुझे मैसेज में, ठीक है, कमेंट में, कि कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आएगा जी। एक तो राइजोबियम हो गया जो दलहन जड़ों में होता है, एक एनावीना है, नाश्टक है, एजिटो है, ये नाम याद रखिएगा, राइजोबियम, एनावीना, नाश्टक और एजिटो। ठीक है, एक जलीय फर्न भी होती है जिसका नाम है एजोला। ये 4-5 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में खींच लेते हैं, जिससे कि मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है और भूमि ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। अगर आप बंदरोगा का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो एक बार मेरे कहने से बायो फर्टिलाइजर पढ़ लेना, देख लेना, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां मैं ज्यादा लंबा डिटेल में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सही है। दूसरा, यह दही
के निर्माण से लेकर सिरके का, आपको पता होगा सिरका और दही का निर्माण भी बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा दूध से दही बनने में जिस बैक्टीरिया का यूज होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। और सिरका जो बनता है कार्बोहाइड्रेट से, सुक्रोज से, यानी गन्ने के रस से जो बनाया जाता है, उसमें एसिटोबैक्टर जो है वो उसको बदलता है। यानी लैक्टोबैसिलस दूध को दही में और एसिटोबैक्टर गन्ने के रस को सिरके में बदल देता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस दही बनाने में काम में आता है और आपका एसिटोबैक्टर जो है वो सिरका बनाने के काम में आता है। तो ये भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा सही था लेकिन पहला वाला सही नहीं था। तो आंसर क्या होता? असत्य पूछा हुआ है, केवल ए। अब मुझे नहीं पता आपने क्या लगाया होगा, जब आपने टेस्ट दिया होगा तो क्या आंसर आपने लगाया था, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कथन और कारण। भाई कथन कारण की बात करनी है। कथन कारण को पहला, मेथेनोजन जीवाणुओं का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। मैं आपको मेथेनोजन जीवाणुओं के बारे में बता देता हूं, थोड़ा समझिएगा। मेथेनोजन जीवाणु बेसिकली ऐसे जीवाणु हैं जो अवायवीय स्थिति में काम करते हैं। अवायवीय स्थिति का मतलब हो गया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ये काम करते हैं। होता क्या है कि मेथेनोजन जीवाणु पाए जाते हैं जो पशु होते हैं उनकी आंत में, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी आंत में पाए जाते हैं। जब वो सेलुलोज यानी वनस्पतियों का उपभोग करते हैं तो यही वनस्पति उनकी आंत में जाती है, जिसको ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं, जिससे कि उन्हें जो है वो आपकी ऊर्जा मिलती है। हमारी बॉडी में मेथेनोजन जीवाणु नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम पूरी तरीके से पालक पत्ते पर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें उपस्थित सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता हमारी बॉडी में नहीं होती है। अब होता क्या है कि जो गोबर निकलता है जानवरों के पेट से, बेसिकली उसमें मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। हम इसे ऐसे चैम्बर में डाल दें जहां पे अवायवीय स्थिति हो, वायु की उपस्थिति ना हो, वहां पर ये मेथेनोजन जीवाणु दोबारा से उस सेलुलोज को अपघटित करते हैं और उससे मीथेन निकालते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जीव जंतुओं के मुंह से भी, जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके मुंह से भी जो है वो मीथेन गैस निकलती है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेथेनोजन जीवाणुओं का उपयोग गोबर से बायोगैस बनाने में किया जाता है। जी सही है। अगला है कारण यह है और कि बैक्टीरिया वायवीय परिस्थितियों में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। नहीं भाई, ये ध्यान रखिएगा, ये वायवीय स्थिति में नहीं करते, बल्कि कौन सी स्थिति में करते हैं? एरोबिक कंडीशन में, यानी अवायवीय स्थिति में ये कार्य करते हैं। तो यही वाला गलत था, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ए सही, आर गलत, यानी सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय जीव में दो केंद्रक पाए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक कोशिकीय जीव है और उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। तो देखिए, पहले आप एक चीज समझिएगा कि जो आपका मोनेरा जगत है और इससे अगला जगत होता है प्रोटेस्टा, यही दो ऐसे जगत हैं जिनमें आपको एकल कोशिका दिखाई देती है, यानी ये जीव मोनोसेलुलर होते हैं। इनमें आपको एक ही कोशिका दिखाई देती है, सिंगल सेल। और जो ये प्रोटेस्टा जगत के होते हैं आपके, इन प्रोटेस्टा जगत में हम किसकी बात करते हैं? इनमें हम बात करते हैं जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, जैसे ट्रिपनोसोमा हो गया, जैसे लिस्मानिया हो गया, जिसमें प्लाज्मोडियम हो गया। ये सब प्रोटेस्टा जगत में आते हैं। दोनों में बड़ा अंतर क्या है? एकल कोशिका तो है, बट मोनेरा जगत के जीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से होते हैं बने हुए, और जो प्रोटेस्टा जगत के होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से होते हैं। खैर, क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये है प्रोटेस्टा जगत का जीव जिसका नाम है पैरामीशियम। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है ये भी इसी जगत में आता है, प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम के कारण से ही क्या, कौन सा रोग होता है? मलेरिया। वहां आप कहेंगे सर मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर एनाफ्रीज के काटने से होता है, लेकिन वो काटने से मच्छर के नहीं होता,
बल्कि मच्छर की लार्वा में जो परजीवी है वो होता है प्लाज्मोडियम, तो इसके कारण से वो मलेरिया होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर इसका आंसर क्या होगा आपका? पैरामीशियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कवक यानी फंगई, आपको पता होगा कि जो कवक हैं ये बिटकर महोदय ने जो 5 भागों में बांटा था उसमें से ये तीसरा जगत है। पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटेस्टा, तीसरा जगत फंगई होता है। कवक बेसिकली जो कवक होते हैं वो माइसीलियम नामक संरचना से बने होते हैं, ऐसे तंतुनुमा संरचना होती है, और इनमें एक तंतुनुमा संरचना जो होती है इसे कहा जाता है हाइपे, इसको कहते हैं हाइपे। तो एक तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाइपे या हाइपे नामक संरचना किसमें पाई जाती है? कवक में। कवकों का एक जाल बनता है हाइपे का जिसे माइसीलियम कहा जाता है, यानी कवक कहते हैं। अब क्वेश्चन है, इनमें कायिक जनन, यानी इनमें बात चल रही है कि जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जो इनका आकार बढ़ता है वो बेसिकली फर्मेंटेशन, फिशन और वडिंग के द्वारा बढ़ता है, यानी खंडन, विखंडन, मुकुलन एवं बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बात सही है। इनमें जो धीरे धीरे इनका आकार साइज बढ़ता है तो ये इनमें अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसे खंडन, विखंडन, मुकुलन या फिर आपका बीजाणु मतलब बीजाणुओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है वो है कवक मूल। पाइनस की जड़ में कवकों के सहजीवन का प्रमाण है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पाइनस की जड़ में पाए जाते हैं। अब पाइन आपने नाम सुना होगा, पाइन क्या हो गया? चीड़। तो ध्यान रखना, चीड़ की जड़ में कवक सहजीवी होते हैं, और कौन सा कवक सहजीवी होता है ये भी मैं आपको बता दूं। पहले तो ये ध्यान रखना, जो कवक चीड़ की जड़ में सहजीवी होते हैं या किसी के साथ भी सहजीवी होते हैं उनको कहा जाता है माइकोराइजा। यानी आपसे पूछे माइकोराइजा क्या है तो आप कहेंगे सहजीवी कवक। जो कवक सहजीवी होते हैं किसी के साथ वो माइकोराइजा हैं। जैसे कवक शैवाल के साथ सहजीवी होकर के लाइकेन बनाते हैं, ऐसे ही एक कवक है जिसका नाम है ग्लूमस, जो कि चीड़ की जड़ के साथ यानी पाइन ट्री की जड़ में सहजीवी होता है। तो ये बात भी जो है वो आपकी सही है। अगला है, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा वर्ष 1939 में खोजे गए प्रथम एंटीबायोटिक का स्रोत है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोगेनम। बेसिकली इन दोनों कवकों से आपका सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक निकाली थी। तो यहां पर इन्होंने किया गया है, सब कुछ सही है, बट ये गलत है। ये समय होगा 1929, 1939 नहीं है, 1929 है। ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन था। तो ये तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन पूछा है कथन सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ए, यानी पहला और दूसरा। तो इसका आंसर पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला, ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसीज सेरेविसी भी कहते हैं। पहले तो ये नाम याद रख लेना कि ये जो नाम है इसे क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। दूसरी बात जान लीजिए, ईस्ट जो है वो क्या है? एक कवक है। कवक, अभी मैंने आपको फंगई पढ़ाए हैं, ये एक कवक है। तीसरी बात और जान लीजिए, जितने भी कवक जगत के जीव आते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, वो आपके बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं। लेकिन ईस्ट एक ऐसा कवक है जो एकल कोशिकीय है, इसमें केवल एक ही कोशिका होती है, ये एकल कोशिकीय है। तो तीन बात ध्यान रखिएगा, कवक जगत के अंतर्गत आता है, इसका नाम जो है वो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी है, और दूसरा ये एकल कोशिकीय होता है। अब बात काम सुनिए, काम क्या है ईस्ट का? ईस्ट क्या करता है? किण्वन करता है। किण्वन अवायवीय स्थिति में जो एनारोबिक कंडीशन होती है उसमें ये क्या करता है? आपका किण्वन फर्मेंटेशन करता है। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए आपका बेकरी उद्योग है, या आप सुना होगा शराब उत्पादन। तो शराब उत्पादन कैसे होता है? जो वो सुक्रोज है ये क्या करता है? उस सुक्रोज का फर्मेंटेशन कर देता है, उसका किण्वन कर देता है, और किण्वन के दौरान CO2 मुक्त होती है, और साथ ही साथ एथिल अल्कोहल बनता है, यानी शराब बनती है एथिल अल्कोहल। तो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, शराब उद्योग
एवं ब्रेकरी उद्योग में औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्वालिटी होती है? CO2 मुक्त करता है, बात तो सही है, करता है। आगे O2 विहीन वातावरण में कार्य करता है, कच्चे माल को सड़ाता है, अपघटित करता है। डी, O2 विहीन वातावरण में, यानी ऐसा वातावरण जहां पर O2 नहीं है, तो O2 लेस एनवायरमेंट में किण्वन करता है, यानी फर्मेंटेशन करता है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो ये होगा, ईस्ट जो है वो किण्वन के लिए इंपॉर्टेंट है, एकल कोशिकीय जीव होता है और ये रियल में क्या है? एक कवक है। ईस्ट के बारे में ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि जब ये किण्वन करता है तो इसमें CO2 मुक्त होती है, बट मेन इंपोर्टेंट जो है वो किसके लिए है? किण्वन के लिए, क्योंकि ये किण्वन फर्मेंटेशन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिलान करना है भाई, बताना है कथन और कारण। पहला है मशरूम प्रोटीन एवं विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है, जो कि एक कवक है। बिल्कुल भाई साहब, ये कवक है, मशरूम एक कवक है, ध्यान रखिएगा। कवक क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताए थे। मशरूम एक विषमपोषी यूकैरियोटिक, बिल्कुल कवक जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं भाई। प्रोटेस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एवं स्थानबद्ध पादप सम, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही स्थान पे, जैसे पेड़ पौधे एक ही स्थान पे रहते हैं वैसे ही मशरूम रहता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही हैं। लेकिन क्या ऐसा होने के कारण से उसमें प्रोटीन और विटामिन ज्यादा है? यह कहना उचित नहीं होगा। इसका मतलब कथन और कारण, स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी पुष्टि करता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन करता है, ये इसका स्पष्टीकरण करता है। तो ऐसे में इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आंसर होगा बी। तो इसका जो आंसर होना था वो बी होना था, पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पादपों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्लांट्स के बारे में कौन सा गलत है भाई, बताइए। ये स्थानबद्ध यानी एक जगह पर रहते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोप्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, इनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, सही बात है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, बिल्कुल एक से ज्यादा कोशिका इनमें होती है, सब बातें सही हैं, ठीक है। तो ये तो भाई सही है। दूसरा, इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, बिल्कुल इनमें क्लोरोफिल होता है भाई, और इसी के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है और इसी के कारण से भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण से ही पत्तियां भोजन बना पाती हैं, जो इनके हरे रंग एवं स्वपोषी होने का कारण है। सही बात है भाई, हरा रंग का कारण और ऑटोट्रोप्स होने का कारण है, क्योंकि ये भोजन बना पाते हैं। मैं कहूं कि पेड़ पौधों में भोजनालय क्या है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट है, हरी, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला है, इनमें सेलुलोज द्वारा निर्मित मृत कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के 20 से 40% भाग में फैली रसधानी पाई जाती है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो भाई ये क्लियर है कि इसमें सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है, वो बात सही है, बट लिखा हुआ है इनमें 20 से 40% भाग में फैली रसधानी। कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रसधानियां, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। ये जो वैक्यूल होते हैं, रसधानियां होती हैं, इन्हें कोशिका का कचरा घर भी कहा जाता है। जितना भी अपशिष्ट होता है कोशिका का, वो सब इन्हीं में आके डलता है। तो अगर आपसे मैं ये कहूं पादप कोशिका में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तो आप कहेंगे रसधानी, यानी जो वैक्यूल्स होते हैं वो होती है। और मैं आपसे कहूं कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तब आप कहेंगे न्यूक्लियस। यानी प्लांट सेल में सबसे बड़ी चीज वैक्यूल है और एनिमल सेल में सबसे बड़ी चीज न्यूक्लियस है। तो ये जो लिखा है ना 20 से 40% भाग में रसधानी पाई जाती है, गलत है भाई। कम से कम 70% भाग में रसधानी होती है, यानी तीसरा वाला गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है? तीसरा सत्य है, आंसर होगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रायोफाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ब्रायोफाइट्स, तो पहले मैं इसको कराने से पहले आपको थोड़ा सा पादप जगत के बारे में बता देता हूं बेहतर तरीके। हेलो,
तो देखिएगा, सबसे पहले आप थोड़ा सा किंगडम प्लांटी के बारे में समझ लीजिए। देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेमी, एक होते हैं फेनरोगेमी। हिंदी में इनको बोलते हैं एपुस्पी, इनको बोलते हैं पुष्पी। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो आपकी हाइड होती है, छिपी हुई होती है, इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। जीव जगत में सबसे पहले पादपों में जो आए वो क्रिप्टोगेमी आए। अब क्रिप्टोगेमी तीन प्रकार के होते हैं। थैलोफाइट्स होते हैं जिनमें हम शैवाल की बात करते हैं, दूसरे हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, और तीसरे हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शैवाल आए जिनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। आपने नाम सुना होगा वेस्कुलर टिश्यूज का, बेसिकली इसमें हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम वो होते हैं जो जड़ से पानी को पत्तियों तक लेके जाते हैं, वो टिश्यूज जाइलम है, और फ्लोएम वो हैं जो पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों तक लेके आते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपको इनमें तो सब में दिखाई देंगे, वो आपको टेरिडोफाइट्स में भी दिखाई देंगे, बट क्रिप्टोगेमी के दो ऐसे वर्ग हैं, थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, जिसमें आपको दिखाई नहीं देते। मैंने आपको बताया ये अविकसित पादप है। थैलोफाइट्स में आते हैं शैवाल। अच्छा, इनकी संरचना जड़, तने और पत्तियों में डिवाइड नहीं होती है, ये मतलब अलग अलग आप पहचान नहीं सकते क्या है। बट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें भी सेम ऐसी होता है, बट इनमें जड़ की जगह एक संरचना होती है जिसे राइजोइड कहते हैं, बट आप स्पष्ट नहीं बता सकते कि ये पत्ती है, ये तना है, ये जड़ है, नहीं हो सकता। इसके बाद जो टेरिडोफाइट होते हैं वो पहले ऐसे पादप हैं जो कि विकसित हैं, जिनमें आपको थोड़े पत्तियां भी दिखाई देंगी, स्पष्ट क्लासिफिकेशन दिखाई देगा स्टेम का, रूट का और लीव्स का। इसमें स्टेम भी होगी और आपकी जड़ भी होगी। एक दो इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट्स में होते हैं, आगे वालों में होते हैं, इनमें नहीं होते हैं। दूसरी बात, ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांटी किंगडम कहते हैं। उभयचर, उभयचर क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जगत में ऐसे जीव जो बेसिकली स्थल जल में रहते हैं, लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए जल की आवश्यकता होती है। सेम ऐसे ही इनके साथ है ब्रायोफाइट्स के साथ। ये ऐसे पादप हैं जिनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें आप जो है वो ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न है, ब्रायोफाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह क्रिप्टोगेम्स पादप है, क्रिप्टोगेमी होते हैं, सही है, इनमें भ्रूण नहीं पाया जाता। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, इट इज ए क्रिप्टोगेम्स प्लांट इन विच एम्ब्रियो इज नॉट फाउंड, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा कह रहा है, इट इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांटी किंगडम, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, सही बात है। और तीसरा कह रहा है, वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम फ्लोएम होते हैं, नहीं होते भाई, यानी गलत कौन सा है, तीसरा गलत है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कौन से सत्य है, तो कौन सा सत्य होगा, पहला व दूसरा, यानी एक व दो जो है वो सही होगा, तीसरा वाला गलत होगा, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है मोनोकोटिलिडोन्स और डाइकोटिलिडोन्स से, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री से क्या होते हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनके आप सीड्स देखोगे तो उनको आप तोड़ोगे तो उसमें दो पत्र होंगे, जैसे मूंगफली, जैसे चना, उन्हें बोलते हैं डाइकोटिलिडोन्स। जो सिंगल होते हैं, जिनको आप दो भागों में नहीं बांट सकते, उन्हें कहते हैं मोनोकोटिलिडोन्स, यानी एक बीजपत्री। अब पूछा है कौन सा सुमेलिस सही है। पहले गेहूं, गेहूं को आप दो भागों में बांट सकते हैं क्या, नहीं भाई, नहीं तोड़ सकते बीज से, अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, यानी वो द्विबीजपत्री नहीं है, वो एक बीजपत्री है, वो मोनोकोटिलिडोन्स है। बाजरा, ये भी मोनोकोटिलिडोन्स है। चना, हाँ अलग हो जाता है, ये डाइकोटिलिडोन्स है, एक बीजपत्री नहीं है, द्विबीजपत्री है, ये भी गलत है। मक्का, तो मक्का जो है उसे भी आप नहीं कर सकते अलग, यानी वो मोनोकोटिलिडोन्स है, एक बीजपत्री है, और यही वाला आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या था, डी। इस वाले टॉपिक को आप डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व के महासागरों में पाई जाने वाली मूंगे की चट्टानों, कोरल का निर्माण इनमें से कौन करता है। मैंने आपको बताया था भाई, ये है सिलेंटेट्रा वर्ग, और मैंने ये भी बताया था सिलेंटेट्रा वर्ग को और किस नाम से जानते हैं, निडेरिया के नाम से भी जानते हैं।
तो जो प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ का निर्माण होता है वो जीव जिस जगत में आते हैं वो स्लेंटेट्रा जगत में आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, निडेरिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, केचुए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। केचुआ आप समझते हैं, गांव की भाषा में क्या किस नाम से जानते हैं आप लोग, जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में, चमोली उत्तरकाशी में केचुए को क्या कहते हैं। केचुआ जो मिट्टी में होते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। पहला, यह है उभयलिंगी, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, उभयलिंगी होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं जिससे इंग्लिश वाले भी इसको देख लें। हाँ, क्या है, यह उभयलिंगी जंतु किसानों के मित्र होते हैं। बिल्कुल उभयलिंगी होते हैं, सही बात है, लेकिन किसानों के मित्र होते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ये मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो डाइजेशन के बाद इनके शरीर से अपशिष्ट निकलता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा ठीक ठाक होती है, जिससे मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ती है, सही है। इनका शरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है, ये भी सही बात है। आप केचुए को बीच से काट दीजिए, वो सर्वाइव कर जाएगा, उसका आधा भाग सर्वाइव कर जाएगा। तो खंडों में होता है पूरी बॉडी। इनके शरीर की त्वचा में मेलाटोनिन वर्णक पाया जाता है। देखो मेलाटोनिन पाया जाता है हमारी कोशिका में, हमारी त्वचा में मेलियोसाइट सेल्स होती हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मिलेनिन बनाती हैं, जिससे कि क्या होती है, बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, या जिससे कि हमारा जो रंग है वो काला होता है। लेकिन जो केचुआ होता है उसकी त्वचा में पाया जाता है पोरफायरिन, और इस पोरफायरिन के कारण से उसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। तो मुलेटोनिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो मेलियोसाइट कोशिका हैं वो मिलेनिन नहीं निकालती हैं, उनके में क्या पाया जाता है, ये पोरफायरिन पाया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहां पर जो ये मतलब है इसका, ये मतलब है मिलेनिन से, मिलेनिन। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यानी पूछा हुआ है कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा हुआ है, तीसरा गलत है, आंसर होगा सी, ठीक। नेक्स्ट, संघ ऑर्थोपोडा के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। मैंने आपको बताया था जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ऑर्थोपोडा, इसमें सब कीट पतंगे आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला है, संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है भाई। इनमें शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। काइटिन एक प्रोटीन है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन, जो हमें हमारे नखूनों में मिलती है, जानवरों के सींग में मिलती है। तो जो ऑर्थोपोडा वर्ग के जीव हैं, जैसे कॉकरोच, आप देखोगे तो उसके ऊपर एक कंकाल जैसी संरचना होती है, कवच होता है, वो काइटिन का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। इनमें शरीर जो होता है वो सिर में, धड़ में, उदर में विखंडित होता है, बिल्कुल। आप देखो किसी भी कीट को उठा करके आपको अलग सिर दिखाई देगा, आपको ये वाला भाग अलग दिखाई देगा, तो होता है। इनमें संधित उपांग पाए जाते हैं, बिल्कुल। जो अंग होते हैं आप देखिए, उनके पैरों को भी देखिए तो उसमें अलग अलग जगह पे ऐसे लगता है जैसे जोड़े गए हों, यानी जुड़े हुए हों। तो उनके जो अलग अलग संधि पाई जाती है उनकी बॉडी में, जो उनके उपांग होते हैं, अंग होते हैं, वो विभिन्न संधियों से जुड़े हुए होते हैं, सही बात है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, पर यही गलत है भाई, इनमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। जो ऑर्थोपोडा वर्ग के जीव है इनमें आपको हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, अभाव होता है, और यही बात जो है वो गलत है, यानी चौथा वाला जो है वो गलत होगा। तो कौन सा सही नहीं है, आंसर होगा केवल 4 यानी चौथा, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉकरोच के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह रात्रिचर जंतु होते हैं और एकलिंगी होते हैं, ये रात्रिचर जंतु हैं और ये एकलिंगी होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, इनका वैज्ञानिक नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, ये भी मैंने आपको बताया था शुरू में शायद, तो ये सही है, ये भी सही है। इनमें बंद रुधिर परिसंचरण होता है, यानी जो इनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो क्लोज होता है, ये गलत है भाई। इनमें जो है कॉकरोच, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कॉकरोच किस वर्ग में आएंगे भाई, ऑर्थोपोडा में आएंगे। और ऑर्थोपोडा के अंदर कैसा वो पाया जाता है, आपका खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, यानी ये वाला गलत है।
और मैंने ये भी बताया था कि इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। यही कारण है कि कॉकरोच में आप देखोगे तो आपको लाल रंग का खून नहीं मिलेगा, सफेद मिलेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो तीसरा वाला गलत है। कौन सा कथन सही है? पहला व दूसरा, यानी 1 व 2 बी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेम लिखे में कौन से सीधे बच्चे को पैदा ना करके अंडे देता है? देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, ये पूछा हुआ है आपका मैमेलिया से, कि यानी ऐसा कौन सा मैमल्स है, कौन सा ऐसा स्तनपायी है जो कि अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्तनपायी हैं वो ज्यादातर क्या देते हैं आपके, सीधा बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। देखिए ये है मैमेलिया ग्रुप। मैमेलिया ग्रुप जो होता है स्तनधारी, यानी जो हम हैं, इसे 3 भागों में बांटते हैं, 3 उपवर्ग में बांटते हैं। एक होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया कौन होते हैं? जो कि अंडा देते हैं, एकमात्र अंडा देने वाले जो जीव है वो आते हैं प्रोटोथीरिया में। और उसमें हम बात करते हैं एकिडीना, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एकिडीना, जो आप क्वेश्चन में देख रहे थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। एकिडीना जो है प्रोटोथीरिया है, स्तन पाई होते हुए भी ये क्या है, एक अंडा, मतलब अंडा देता है ये जीव। मेटाथीरिया जो ना अंडा देते हैं ना पूर्ण वयस्क बच्चा देते हैं, यानी ये क्या करते हैं आपका, ये परिपक्व बच्चे को जन्म भी नहीं देते, अंडा भी नहीं देते, ये देते अपरिपक्व बच्चे को जन्म। और इसका एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू जो है वो मेटाथीरिया है, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। फिर इनके पास एक जो है वो थैली होती है, उस थैली में बच्चे को रखते हैं। जब वो सर्वाइव हो जाता है, थोड़ा परिपक्व हो जाता है, तब उसको धरातल पे उतारते हैं। तीसरे होते हैं यूथीरिया, ये विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। भाई इसमें हम आ गए, इसमें चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी ये आ गया। पर ध्यान रखना, वेल मछली वो मछली जगत में नहीं आती, वो स्तनपायी है, वो एक मैमेलिया ग्रुप में आती है। इसके अलावा डॉल्फिन, ये भी मैमेलिया ग्रुप में आता है। चमगादड़, ये 3 अपवाद याद रख लेना मेन, जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चमगादड़ मैमेलिया में आता है, पक्षी मत समझना। डॉल्फिन और व्हेल, इनको आप मछली मत समझना, ये भी मैमेलिया ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इतनी बात जो है वो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो अब वो क्वेश्चन शायद आप कर पाएंगे जो वो पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सीधे बच्चे को पैदा ना करके अंडे देता है। क्वेश्चन होना चाहिए था कौन सा मैमेलिया है जो कि अंडे देता है, तो आंसर होता एकिडीना। तो इसका आंसर होगा ए, यानी एकिडीना। निम्न में से कौन सा सही नहीं है भाई? ठीक है, तो अपने तार जोड़ो, क्वेश्चन को करिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कोशिकीय जीव, ठीक है, आपने ये शायद नहीं सुना हो, क्लेमाइडोमोनास, लेकिन ये तो पढ़ चुके हो अभी कि ईस्ट एक कवक होता है, और जो कि एकल कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता है। मैंने बताया था कवक है, अपवाद है, बहुकोशिकीय नहीं होता, एकल कोशिकीय होता है, फर्मेंटेशन करता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बी नहीं होगा भाई, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रीजैग यानी शतुरमुर्ग का अंडा, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा इसका बी। अगला, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अच्छा, ये कोशिकाओं के बारे में निम्न कथनों पे विचार करना है भाई। पहला, कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग राजधानी होती है, मैंने पढ़ाया था भाई। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट सेल का सबसे बड़ा होता है राजधानी यानी वैक्यूल, तो ये सही है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है, ये भी सही है। कवक कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता भाई, सही है। जीवाणु कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, नहीं पाया जाता भाई, ठीक है, ये गलत है, मतलब उनमें भी नहीं होता है, तो ये वाला गलत है, चौथा गलत है। तो क्वेश्चन सही नहीं है, तो आंसर होगा केवल 4। तो मोनेरा जगत के जीवों में आप देखेंगे साधारणतः क्लोरोफिल नहीं होता है। प्रोटेस्टा में और जो कवक जगत है उनकी ये विशेषता है नहीं, ये विशेषता है पादप जगत की। अपवाद हो सकते हैं लेकिन साधारणतः नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कथन पादप और प्राणी कोशिकाओं के मध्य सामान्य अंतर के बारे में, यानी प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उनके अंतर के बारे में बात चल रही है।
पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, बिल्कुल सही बात है, जंतु में नहीं होती, जबकि वे प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। सही बात है भाई, 100% सही है ये बात। अगला है, प्लांट सेल्स में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो नहीं होती है। गलत है, दोनों में पाई जाती है भाई। जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो दोनों में पाई जाती है, जबकि इसके विरुद्ध प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है, हाँ, बड़ी बड़ी वैक्यूल होते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में छोटी राजधानियां होती हैं, हाँ, ये भी सही है। तो इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कौन सा अंतर के बारे में सत्य है, तो दो असत्य है, पहला और तीसरा, यानी आंसर होगा सी। तो इसका आंसर भैया सी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लगा लेना इसको आप अपनी आंसर की जो आप बना रहे हैं। अगला है, अंतःप्रदव्य जालिकाओं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका के अंदर अंतःप्रदव्य जालिका पाई जाती है, जो आपको पता होगा यही अंतःप्रदव्य जालिका क्या करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है, जिससे इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है जिस पर राइबोसोम नहीं होता, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इस पे राइबोसोम नहीं होता। एक वो होती है जिस पे राइबोसोम होता है चिपका हुआ, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई, खुदरी अंतःप्रदव्य जालिका। अब राइबोसोम जिस पर होता है वो किसका संश्लेषण करेगी, प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं सेल्स में, राइबोसोम को कहते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और जो चिकनी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम विहीन होती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम युक्त होने के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करती है, सही है। सामान्य कोशिकाओं में RER बराबर SER होता है, ये कभी हो ही नहीं सकता भाई, कैसे हो सकता है, निश्चित। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बराबर नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यही गलत है। अब पूछा हुआ है कौन सा सत्य है, तो आंसर होगा सी, केवल तीसरा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है, बताओ जी। प्रोटीन में आपको सीधा सा पता है प्रोटीन कहां कहां होता है, वो कौन बनाता है, राइबोसोम करता है। अच्छा, राइबोसोम अंतःप्रदव्य जालिका पे भी तो पाया जाता है, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो ये भी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। तो पूछा हुआ है प्रोटीन संश्लेषण में किनकी भूमिका, अच्छा हाँ, यहां पर होता है ना चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, तब वो सही नहीं होता, यहां पर होगा खुदरी अंतःप्रदव्य जालिका, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये हार्ट के बारे में है भाई, तो देखिए हार्ट के बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जो हमारा हार्ट होता है उस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, ठीक है, इस तरीके से। ये तो 4 चैम्बर होते हैं, जो ये वाला है ये है लेफ्ट ऑरिकल यानी आलिंद, ये है लेफ्ट निलय वेंट्रिकल, और ये है राइट वाला दाया आलिंद और दाया निलय। तो होता क्या है, जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें शुद्ध रक्त होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें शुद्ध मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ये होता है इसमें हमारा अशुद्ध रक्त होता है। तो जो आपका निलय होता है यहां से रक्त जाता है आपकी बॉडी में, शुद्ध रक्त बाएं वाले निलय से, बाएं वाले वेंट्रिकल से शरीर में जाता है, और फिर धीरे धीरे ये ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, और फिर ये दोबारा से घूम के आ जाता है आपके राइट वाले ऑरिकल में, आलिंद में, फिर यहां से ये आता है आपके निलय में, दाएं वाले में, राइट वाले में, फिर यहां से ये जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, और फिर यहां से ये ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा आ जाता है आपके लेफ्ट वाले ऑरिकल में यानी आलिंद में। यानी यहां से निलय से निकला लेफ्ट वाले से शरीर में गया, फिर यहां से होता हुआ राइट वाले आलिंद में आ गया, फिर आलिंद से निलय में गया, फिर निलय से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से घूम के फिर आ गया लेफ्ट वाले आलिंद में, और इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन आपका हार्ट में चलता रहता है, ठीक है।
एक बार हार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरी भी ऑनलाइन क्लास पढ़ी हुई है, आप उसको देखना चाहते हैं डिटेल में, मैंने हार्ट को पढ़ा रखा है, आप देख लेना। पहला क्वेश्चन है, हृदय में अशुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाएं आलिंद में आता है, सही बात है, दाएं में आता है, जहां से यह दाएं निलय में होता हुआ फेफड़ों तक जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगला, हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद में आता है, सही बात है। बाएं निलय से होता हुआ जो महाधमनी होती है, महाधमनी मतलब जो बड़ी वाली आर्टरी होती है, उससे शरीर में जाता है, सही बात है। मानव में द्विपरिसंचरण की खोज कार्ल लैंगस्टीनर व वीनर ने की थी, भाई यही गलत है, क्योंकि जो ये खोज करी थी मानव में सर्कुलेशन की, ये करी थी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे का नाम ध्यान रखिएगा। तो इनका क्या यूज है, कार्ल लैंगस्टीनर और वीनर, इन्होंने करी थी खोज जो है वो ब्लड ग्रुप की, यानी जो ब्लड में एंटीजन होती हैं, एंटीजन, उनकी खोज करी थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज, आरएच एंटीजन की खोज में मेन रोल है इन लोगों का। बाकी परिसंचरण के बारे में किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। तो कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन ये वाला सही नहीं है, तो ये आंसर होगा डी, यानी ये, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है क्लास काफी लंबी हो जाने वाली है और मुझे तो लग रहा है गला भी ना खराब हो जाए कहीं। नेक्स्ट, मैं इनका जो आप मुझे जो डाउटफुल क्वेश्चन देंगे ना, उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको उसमें दे दूंगा, ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है नालंदा का, उसमें मैं आपको दे दूंगा। चलो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी। डायलिसिस मशीन का कार्य, देखो डायलिसिस क्या करती है, आपके ब्लड में जो अशुद्धियां होती हैं, अपशिष्ट होता है, उसको अलग करती है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको कब जरूरत पड़ती है, जब आपका ब्लड अशुद्ध हो जाता है, यानी जब किडनी उसे साफ नहीं कर पाती। यानी जो काम आपके शरीर में किडनी करती है, आपके गुर्दे करते हैं, वो काम जब नहीं कर पाती किडनी, तो वही काम फिर किसके द्वारा किया जाता है, डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, डायलिसिस मशीन किसकी तरह कार्य करती है, किडनी की तरह। और तो आंसर होगा वी, यानी वृक्क के समान, यानी किडनी के समान, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प अंतः पात्र निषेचन की बात मतलब क्या मतलब है इसका, ये बात कर रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, पात्र निषेचन आपने सुना होगा, परखनली शिशु। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है, टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट, अगला है जी, ये इसको थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। अनुवांशिक रोग आपके उसमें दे भी रखे हैं शायद सिलेबस में, इसको पढ़ लेना, और यही वाले बस पढ़ लेना आप। जैसे एक है आपका डाउन सिंड्रोम, ये क्या होता है डाउन सिंड्रोम, इसमें आपका जो 21वां गुणसूत्र होता है वो उसका एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है, यानी इसका मतलब है एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर होगा मतलब 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति, सही बात है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये होता है कि जो आपका पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है 23वां जोड़ा, उसमें एक X ज्यादा हो जाता है, यानी ये 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। होते इसमें भी हैं, बट इसमें क्या है, 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी एक अतिरिक्त प्रति बनती है, बट इसमें क्या होता है, जो 23वां जोड़ा होता है XY, उसमें एक X अधिक हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक कम हो जाता है, इसमें 45 गुणसूत्री होते हैं, टोटल 46 होते हैं ना आपके 23 जोड़े, तो इसमें 45 ही होते हैं, तो एक गुणसूत्री कमी होती है। एक है सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखना, जीन उत्परिवर्तन के कारण से कई बार हमारी आरबीसी मुड़ जाती है, हाशियाकार हो जाती है, जो आरबीसी का आकार होता है वो कई बार हाशियाकार हो जाती है हमारी आरबीसी, ठीक है, मतलब उस आकार में नहीं रह पाती जिस आकार में उसको रहना चाहिए, इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इसका होगा उत्परिवर्तन, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का दूसरा, या तो ए होगा या फिर ये होगा, दूसरे का होगा तीसरा, यानी आंसर होगा डी आंसर। मिला लेना, इसको देख लेना एक बार, इसे अच्छे से एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर लेना भाई। चलिए नेक्स्ट, निम्न पर विचार करना है आपको, ठीक है। विटामिन के बारे में है, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, सही है।
विटामिन सी की कमी से खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है स्कर्वी। विटामिन डी, ठीक है, जिसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग, हड्डियों का रोग, बिल्कुल सही बात है। विटामिन ई, इसे कहते हैं टेकोफेरॉल, इसकी कमी से रात्रि अंधता नहीं होती है। जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये होती है रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण से। जो विटामिन ए है यानी रेटिनॉल, जो कि आंखों की रॉड और कोन कोशिकाओं के लिए जरूरी होता है, तो बेसिकली रेटिनॉल की कमी के कारण से रतौंधी रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ई की कमी के कारण से इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा होती है, बांझपन की समस्या पैदा होती है। तो इसका जो ये तीसरा है ये गलत है और पहला और दूसरा सही है, यानी आंसर होगा कौन सा, सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा बी, यानी केवल 3। ठीक है, तो विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में अच्छे से एक बार। कवक के बारे में देखिए, जो कवक होते हैं, जो प्लास्ट होते हैं, ये पादप जगत में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये वहां पर होते हैं जहां पर पौधों में भोजन संचित होता है, जैसे जड़ हो गए और तने हो गए, जो चीजें सफेद होती हैं, जैसे आलू सफेद है अंदर से काटेंगे तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट है। पौधे के जिन भागों का रंग सफेद होता है उनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। जिनका अलग अलग रंग होता है पत्तियों का और फलों का, उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। और जो पत्तियों का हरा रंग होता है आपका, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण से। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट, भोजन संग्राहक लवक है, सही है, जहां भोजन संग्रह होता है वहां पर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक है, बिल्कुल सही है भाई साहब, पत्तियों में होता है, इससे भोजन बनता है। क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है, गलत है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। इसे तो अलग अलग जगह पाया जाता है, जैसे टमाटर में क्रोमोप्लास्ट होता है जिसे लाइकोपिन कहते हैं, उसके कारण से टमाटर लाल होता है, याद कर लेना, टमाटर में लाइकोपिन होता है। ऐसे ही करके गाजर है, उसमें एंथ्रोसाइनिन हो गया। ऐसे ही करके आपका हल्दी का पीला रंग कुकरमिन के कारण से होता है। तो आप मेरे कहने से एक बार इसकी लिस्ट भी निकाल लेना, कौन कौन से क्रोमोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। खैर गलत यही है भाई, कौन सा असत्य पूछा है तो असत्य कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट। नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? ध्यान रखना, कोशिका में 3 जगह डीएनए होता है। एक तो केंद्रक हो गया, वहां तो होता ही होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल्स होती है, उनमें 2 ही जगह डीएनए होता है, एक तो केंद्रक में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है इसे मात्र डीएनए कहते हैं, ये माता का डीएनए होता है। लेकिन अगर हम पादप जगत की बात करें, वनस्पति कोशिका की बात करें, तो उनमें इनके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी डीएनए होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। बट यहां तो ऐसा नहीं पूछा हुआ है, ये पूछा है केंद्रक के अलावा किसमें होता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है मात्र डीएनए, जिसे मदर डीएनए कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसको सेलिन सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही सकता है। अलग अलग अंग दे रखे हैं और पूछ रखा है कि भाई इन्हें किन किस नाम से जानते हैं। एक है जी लाइसोसोम, आपको पता होगा, इसका निर्माण गोल्जी गाय करता है, और इसके अंदर जो है एक खतरनाक एसिड पाया जाता है। जब भी ये थैली फटती है कोशिका में तो कोशिका डेड हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या, सुसाइड बैग कहते हैं इसको। हरित लवक कोशिका का भोजनालय कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन बनता है। जो रसधानी होती हैं, जो वैक्यूल होते हैं, ये कोशिका का कचरा पात्र कहलाते हैं, क्योंकि जितना भी अपशिष्ट होता है वो सब रसधानियों में आता है। इसके अलावा गोल्जी गाय ये विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का स्राव निकालती है, सेक्रेशन करती है, जो गोल्जी गाय अंग है। और बेसिकली इसे कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, वो सब आप ये ध्यान रखना, इससे वो आपके हो जाएंगे। और केंद्रक क्या करता है, ये करता है कोशिका का नियंत्रण।
कैसे? क्योंकि आपको पता है सब कुछ पूरा डाटा डीएनए की फॉर्म में, पूरी अनुवांशिक सूचना किसमें है भाई? वो आपके केंद्रक में है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक मतलब स्टेटमेंट और रीजन के बारे में बात चल रही है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। सही बात है भाई, डीएनए होता है, मेन अनुवांशिक तो डीएनए है। हाँ वायरस है, वायरस में आरएनए भी अनुवांशिकता का काम करता है, बट वायरस जीवित थोड़ी है, वायरस तो सजीव और निर्जीव के बीच का है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया एक मिनट रुको बच्चों, पानी पी लेता हूं। चलिए भाई क्या क्वेश्चन था? प्रश्न था, हाँ कथन दे रखा था सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा। वायरसों में आरएनए होता है, मैं अभी बता चुका था। कारण यह अम्लीय प्रकृति का होता है। हाँ ये तो सही है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब ये मत सोचना इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो भाई नाइट्रोजनी क्षार है तो क्षारीय नहीं भाई, ये कैसा होता है आपका? अम्लीय होता है। ठीक है, और कौन सी इसमें शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तो इसका नाम वो हो गई, फुल फॉर्म हो गई। इसमें शर्करा होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबो शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है इसमें। ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जो पादप कोशिका होती है उनमें ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में होता है। जंतु कोशिका में ये केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसे मात्र डीएनए कहते हैं, यानी ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। बट इनमें कोई जुड़ाव थोड़ी है कि भाई ऐसा होता है इसलिए वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, तो ये सही नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं ए और आर दोनों सही हैं, बट आर ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं, है नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर होता है आपका बी। ध्यान रखिएगा, एक बार देख लेना। बाकी अगला है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो मेरे को भेज देना। अगला है, आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? लगभग 1450 सीसी, 1450 सीसी। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बी। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब जो कपाल होता है, कपाल धारिता, यानी कपाल को ऐसे लीजिए, दिमाग बाहर रखिए, उसमें जो चीज आप डालेंगे, वाटर कुछ भी, तो वो लगभग जो है वो 1400 से 1450 ग्राम उसमें आएगा। तो क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है? लगभग 1400 1450 ग्राम, यानी आंसर क्या होगा इसका? बी। तो बी आंसर इसका सही होने वाला था। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? लगभग 45 ग्राम के आसपास। देखिए नियम तो ये कहता है कि 1 किलोग्राम वेट के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में सामान्यतः महिलाओं का वजन अगर 45, 50, 55 ग्राम है, किलोग्राम है, तब ऐसे में लगभग 45 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बट ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तब इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? 45 ग्राम। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला है तब उसको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तब उसको लगभग 70 से 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, मानव कंकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। मानव में 80 अक्षीय अस्थियां होती है जो अक्षियल बोन है। अक्षियल बोन मतलब हमारी खोपड़ी में, हमारा सीने वाला ये जो सीधा हमारा भाग है, तो यहां पर जो हड्डियां होती हैं वो 80 होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो मेन ये वाला अक्ष वाला भाग है इसमें 80 हड्डियां होती हैं और लगभग 106 हड्डियां हमारे अंगों में होती हैं। इसमें हाथ है, ठीक है, और पैर हैं और बाकी के अंग हो गए उनमें होती हैं। तो ये तो सही है। मेलियस, मैंडिबल, स्टेपिस कान की हड्डियां होती हैं। भाई देखो मेलियस होती है, इसके अलावा इनकस होती है, बस स्टेपिस भी होती है, बस ये मैंडिबल नहीं होती। मैंडिबल आपकी मुंह में होती है। तो ये वाला गलत है क्योंकि कान में 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। और ध्यान रखना कान की सबसे छोटी हड्डी जो है, कान की नहीं पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है स्टेपिस हड्डी। तो ये दूसरा वाला कथन गलत था। वयस्क के कशेरुक दंड, हमारा जो वर्टिबल कॉलम होता है उसमें 26 होती है, हाँ, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है उसमें 33 होती है। बिल्कुल, शुरू में 33 होती है, बाद में घट के कितनी हो जाती है? 26, क्योंकि जुड़ जाती है। तो ये वाला भी सही है, बच्चे में 33 होती है और वयस्क में 26 होती है। तो हड्डियों के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिएगा। हमारे पूरे इस वाले भाग में, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं,
14 हड्डियां, जो हमारा ये वाला भाग होता है कपाल वाला, इसमें लगभग 8 हड्डियां होती हैं। कान में 3 हड्डियां, 3 हड्डियां, 6 हड्डियां होती हैं। एक गले में होती है, इसे हाइट कहते हैं। टोटल गले से लेकर यहां तक 29 हड्डियां होती हैं। नीचे आते हैं तो ये कॉलर बोन होती है, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं। इसके पीछे स्कैपुला होती है, कंधे वाली हड्डी, दोनों स्कैपुला और कॉलर बोन से मिलकर कंधा बनता है। उसके बाद 26 आपका वर्टिबल कॉलम हो गया, आपकी 24 रिब्स हो गई यानी पसलियां हो गई। उसके बाद में फिर आप नीचे जाएंगे तो आपके पेल्विस की हड्डी हो गई। मुझे लग रहा है बच्चों मैं क्लास बना रहा हूं और बाहर जो है आवाज आ रही है पटाखों की, तो लग रहा है कि बढ़िया तरीके से ईद मनाई जा रही है। ठीक है, शायद आप भी सुन पा रहे होंगे आवाज पटाखों की जो आ रही है। ठीक है, तो अगर हड्डियों का एक मैं आपको एक पीडीएफ शायद मैंने सेंड की भी थी ग्रुप में, जिसमें पूरे के पूरे कंकाल की संरचना थी। आप उसको एक बार देख लेना, आपको समझ में आएगा कहां तक कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये दूसरा वाला गलत होगा, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा असत्य है, तो आंसर होगा केवल 2 यानी सी, ये असत्य है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? देखो आपको ये तो पता होगा हमारी हड्डी किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो देखो जो हमारा रक्त होता है, रक्त से हड्डियों में जो कैल्शियम और फॉस्फेट जाती है, इसके लिए जो हार्मोन होता है वो होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन जिसे थायराइड ग्लैंड निकालती है। थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती है, जिससे रक्त में जो भी कैल्शियम फॉस्फोरस होता है वो हड्डियों के अंदर जाता है। लेकिन एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि पैराथ हार्मोन निकालती है। वो क्या होता है, रिवर्स काम होता है, यानी वो हड्डियों की जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होती है उसको घोल करके रक्त में पहुंचा देता है ये हार्मोन। यानी रक्त से कैल्सिटोनिन के कारण से जाएगा हड्डी में, बट जब रक्त में कमी हो जाएगी कैल्शियम फॉस्फोरस की, तो हड्डियों से आएगा निकल के कैल्शियम फॉस्फोरस रक्त में। तो ये एक प्रोसेस होती है, 2 हार्मोन है, कैल्सिटोनिन रक्त से हड्डी में कैल्शियम फॉस्फोरस को पहुंचाता है, और पैराथ हार्मोन हड्डी से रक्त में पहुंचाता है। तो इसका आंसर जो होता वो क्या होता, पैराथायराइड हार्मोन, जिसे बोलते हैं पैराथ हार्मोन। ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्सिटोनिन तो है ही नहीं, तो इसलिए वो तो रहने वाला ही नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुष्प के संदर्भ में निम्न में से असंगत है, कौन सा असंगत है? भाई पुष्प के बारे में आपको पता होगा, फूल में 4 संरचनाएं होती हैं। देखो एक होता है ये थैलेमस, ये तो पुष्प का भाग नहीं होता, लेकिन पुष्प में क्या होता है, एक बाहर वाला ऐसे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा, ये मजबूती प्रदान करती है पुष्प को, हरे रंग की होती है। इनका काम होता है पुष्प की सुरक्षा करना। इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, इसको हम कैलेक्स बोलते हैं, यानी बाह्य दलपुंज। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, सुरक्षा करना होता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर। तो ये वाला तो सही है। दूसरा भाग होता है हम पुष्प में रंगीन पत्तियां, ऐसे करके कई सारी रंगीन पत्तियां होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग दलपुंज। ठीक है, इसे बोलते हैं दलपुंज। इसका क्या काम होता है, रंगीन होने के कारण से जो कीट पतंगे होते हैं वो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कीट पतंगों को लगेगा रंगीन है वो उसकी ओर आएंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो परागकण होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो आपके ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें ये वाला भी सही है, परागकण हेतु कीटों को आकर्षित करना, ये वाला काम होता है इसका। ये दोनों सही है बिल्कुल भाई। अगला है, एक क्या होता है, ऐसे करके संरचना पाई जाती है पुष्प में, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, जिसे स्टामेन कहते हैं, और इसी पे पाए जाते हैं आपके पराग कण यानी पोलन ग्रेन्स। ये नर जननांग होता है पुष्प में। और एक होता है मादा जननांग, ये ओवरी, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं बिजांड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है बिजांड यानी ओव्यूल, और लिख रखा है ये पाए जाते हैं स्टामेन में, यानी पुंकेसर पे पाए जाते हैं। भाई यहां थोड़ी पाए जाते हैं, ये पाए जा रहे हैं ओवरी में। तो इसलिए ये वाला ही आपका क्या होगा, गलत होगा। और पूछा था निम्न में से कौन सा पुष्प में निम्न में कौन सा असंगत है, सही नहीं है, तो ये भाई साहब डी होगा। पुंकेसर पे क्या पाया जाता है, इस पे पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी जिन्हें कहते हैं पराग कण।
और जब यही परागकण यहां से जाता है अंदर ओव्यूल तक, बीजांड तक, तभी जो है वो फूल से फल बनता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग से ये बनता है? तो देखिए अभी मैंने आपको एक बताई थी कि जो मादा जननांग होता है ऐसे करके, ऐसे जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं ऐसे, तो ये वाला भाग होता है ओवरी, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ये वाला भाग होता है आपका स्टाइल, वर्तिका, और ये होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। यहीं से पोलन ग्रेन्स अंदर जाते हैं ओव्यूल तक और तब फूल से फल बनता है। मामला क्या है? मामला ये है कि जो केसर के फूल से केसर निकाला जाता है वो रियल में ये वाला पार्ट होता है, यानी वर्तिकाग्र और वर्तिका, यानी स्टाइल और स्टिग्मा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या होगा, तब आप सर पत्ता नहीं, पंखुड़ी नहीं, बाह्य दल नहीं, आंसर होगा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। स्टाइल होता वो भी सही था, स्टाइल और स्टिग्मा जुड़े हुए होते हैं क्योंकि इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए? केसर के लिए। मुझे लग रहा है क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, मैं एक काम करूंगा 50 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं और 50 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और बाकी के जो 50 अगले हैं उनका आप जिसमें डाउट हो मेरे को ग्रुप में भेज देना, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन लिख करके आपको सेंड कर दूंगा, यानी टाइप करवा के, और जरूरत पड़ी तो मैं एक क्लास में पूरे डाउट 10-15 मिनट की क्लास में दूर भी कर दूंगा। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार रूप से चारों तरफ से हटा दी जाती है, यहाँ पे देखा होगा गांव में क्या करते हैं, पेड़ों की जो छाल है वो हटा देते हैं, पेड़ मर जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? जो फ्लोएम होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, जो पत्तियों से भोजन जड़ों तक लेके आते हैं, वो आपके बाह्य झाल में पाए जाते हैं। जो छाल होती है बाह्य आवरण उसमें पाए जाते हैं। जब आप उसको हटा देते हो तो उसके हटने से फ्लोएम कट हो जाता है और जिससे जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और जिससे जड़ जो है वो आपकी सूख जाती हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमारियां हैं भाई, कौन सी किससे होती है? तो देखिए क्यूलेक्स मच्छर के काटने से एक रोग होता है जिसे एलिफेंट फुट रोग कहते हैं, पैर मोटा सा हो जाता है, आपको पता होगा, सुना होगा आपने। सीसी मक्खी के जो लार्वा होती है उसमें पाया जाता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा ध्यान रखना प्रोटोजोआ वर्ग में आता है, प्रोटेस्टा जगत में, और इसी के कारण से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है, बट उसमें रीजन जो है वो क्या है? वो है ट्रिप्नोसोमा, जो कि एक प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। एक है सैंड फ्लाई मक्खी, भाई साहब इसके काटने से रोग होता है काला आजार। बेसिकली काला आजार भी प्रोटोजोआ से होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मानिया। ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन आने की चांस है आपके एग्जाम में। तो ट्रिप्नोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मानिया से होता है काला आजार, बट लिस्मानिया का वाहक है सैंड फ्लाई मक्खी, बालू मक्खी, और ट्रिप्नोसोमा का जो वाहक है वो है सीसी मक्खी। पिस्सू ये पाए जाते हैं चूहे पर और इसके कारण से प्लेग होता है। इस पर जो है वो पाया जाता है एक परजीवी पास्चुरेला पेस्टिस, और वही पिस्सू के कारण से प्लेग रोग देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, आंसर होगा बी। तो इसका आंसर भाई बी होगा, देख लेना एक बार। निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? ऐसा पादप जो कीट को खा लेते हैं, यानी वो ऐसे घटपड़ली टाइप के होते हैं, कीट उनके अंदर जाता है, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, और बंद होने के बाद में फिर वो क्या होता है, एक खास रसायन निकाल के कीट मर जाता है, उससे वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? घटपड़ली, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, निम्न कथन और कारण के बारे में बात करनी है भाई। आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता होती है, मैंने बताया था, सही बात है। आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है। मैंने आपसे कहा था ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक वहां होते हैं जहां भोजन का संग्रह होता है। आलू में भोजन का संग्रह होता है और आलू एक तना है, यह भी ध्यान रखना। आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक स्टेम है, एक तना है, ठीक है। और बेसिकली आलू के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, सही है, और कारण आलू में भोजन संग्रह भूमिगत तने में होता है, स्टेम में होता है, यह भी सही बात है। ध्यान रखिएगा, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है? तना है। लेकिन गाजर, मूली, चुकंदर,
ये सब क्या है, जड़ है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। प्याज भी जड़ नहीं है, प्याज भी तना है भाई। तो दोनों सही हैं और वो उसका स्पष्टीकरण भी है। इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला था आपका, ए। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है? देखिए राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम मिलता है वो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो मिलता है वो मिलता है 80S। ये टाइप है राइबोसोम का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा हुआ है कौन सा दोनों में होता है। भाई गुणसूत्र नहीं होते प्रोकैरियोटिक में, राइबोसोम होता है 70S प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S होता है। लवक नहीं होते, राजधानियां नहीं होती। तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, बी बनेगा। काफी समय हो गया है, ठीक है। लेट आया था क्लास बनाने के लिए, मैंने कहा था कि दिन भी ऐसा ही है। तो मैं इसमें एक काम करता हूं, आज ये 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं, मैं आपकी पूरी की पूरी जो 100 क्वेश्चन का सेट है आपको वो मिल जाएगा ग्रुप पर, और साथ ही साथ उसके आंसर की आपको अभी सेंड कर दी गई है। आप उसको देख लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसका डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। मुझे लगता है कि आपको क्लास करके अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, आज इतना ही रखते हैं। ओके।